Hello जी, hello. A very good morning to all of you. I'm hoping I'm clearly audible and visible. गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो मैंने एनसीईआरटी डाउनलोड कर लिया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की। तो जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जितने भी एग्जांपल्स एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, क्योंकि जैसे कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं ना जो थोड़े से थेरोटिकल से होते हैं, उनमें से एक ये चैप्टर है, तो वो मैं तुम्हारी नोट मेकिंग को एक बार वो करवा देती हूँ, खत्म करवा देती हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई करवा देती हूँ। फिर चैप्टर कंप्लीट करते हैं, और छोटा सा चैप्टर है, तुम्हें अच्छे से पता है। फिर बाद में हम लोग क्या कर लेंगे, फिर बाद में बच्चों हम लोग थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे एंड देन वील बी डन विद द चैप्टर। ठीक है जी, ओके। ये देखो, ये देखो तुम्हारी डीपीपी वगैरह सब बनी हुई है। ये मैं क्लास के बाद तुम लोगों को शेयर कर दूंगी। ओके, चलो। तो शेयरिंग दी स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, हमारे नोट्स को मॉडिफाई कर देते हैं। तो मैं हमारी जो पहली क्लास का पीडीएफ है, एक बार जरा सा वो शेयर कर रही हूँ, एक बार जरा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये है तुम्हारी पहली क्लास का पीडीएफ। अब ऐसा करो, एनसीईआरटी के अंदर जो कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं उस, या फिर जो हमारे टर्मिनोलॉजीज वगैरह लिखी हुई है, वो मैं यहाँ पर लिखवा देती हूँ। ठीक है, एक बार जरा सा देखना। ये ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। हाँ, एक बार ये देखो, जस्ट वन सेकेंड। वेर इज बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? बच्चों एक बार बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में आना। इसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोला जाता है। टर्मिनोलॉजीज करवा रही हूँ क्योंकि तो इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, ये सब तुम लोगों को पीवाईक्यूज में दिख सकते हैं, तो तुम्हें बताओ किसके बारे में बात हो रही है। दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। नोट्स में ऐड करो बच्चों। पहले मैं एनसीईआरटी के पीओवी से तुम्हारे नोट्स मॉडिफाई करवा रही हूँ। व्हाट इज दिस? दिस इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। इसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोला जाता है। कुछ सिखाने को नहीं है, बस लिखवा रही हूँ। ठीक है, फिर एक बार कल के नोट्स में आओ। ये लिख के जरा सा कल के नोट्स में आओ, जहां पर हम लोगों ने यहाँ पर ये वाले ग्राफ के बारे में बात की थी। तो ये जो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसको हुक्स लॉ बोला जाता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसको क्या बोला जाता है? इसको हुक्स लॉ भी बोला जाता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का जब हम लोग फॉर्मूला लिखे ना, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट? तो वैसे ही स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन को हम लोग हुक्स लॉ के नाम से जानते हैं, कि इस लॉ का नाम है हुक्स लॉ। ये नोट करो। लिखो एक बार इसको। अब देखो, ये जो इलास्टिक लिमिट है, इसको यील्ड पॉइंट भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज यील्ड पॉइंट। इसको भी नोट करो। नोट कीजिए। सब सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना? अरे रोज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे चलता है। अभी तो बच्चों हम लोग एनसीईआरटी को देख के नोट्स मॉडिफाई कर रहे हैं, अभी तो लिख लो। उसको विश तो इसके बाद में भी कर दोगे, लेकिन ये रह गया तो तुम्हें रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, है ना? तो एक बार जरा सा प्लीज नोट डाउन कर लो इस चीज को, कि जो इलास्टिक लिमिट है, इसको यील्ड पॉइंट भी बोला जाता है। और यील्ड पॉइंट से जो एसोसिएटेड स्ट्रेस है, ये देखो, यील्ड पॉइंट से एसोसिएटेड जो स्ट्रेस है, इसको यील्ड स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। कि भैया ये वाली जो बॉडी है ना, ये इतना स्ट्रेस ले सकती है बिफोर लूजिंग इट्स इलास्टिसिटी। नोट करिए। एक बार नोट करो।
डन। अब यहाँ पर ना इस इन ग्राफ्स में जब मैंने ये वाला पोर्शन थोड़ा सा और डिटेलिंग में करवाया था तो बी पॉइंट लिखवाया था, ठीक है, बी पॉइंट लिखवाया था। अब देखो ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है ना, कि कितना स्ट्रेस हम लोग अप्लाई करें कि फिर बाद में ये जो बॉडी है हमारी टूट जाती है, इसको हम लोग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। नोट करो, इसको हम लोग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। लिखिए, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। डन। अरे एनसीईआरटी के थियोरेटिकल पॉइंट्स है शुभम, सुबह 8 बजे तुम्हारे मतलब अलग ही प्रॉब्लम्स है तुम्हारे दिमाग में कि पहले क्यों नहीं लिखवाया, चैप्टर खत्म होने से पहले तो लिखवा लो। 1 मिनट, लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा रही हूँ। 1 मिनट। यस, हाँ जी, ठीक है, ये लिखो, ठीक है। फिर एक और चीज लिखो, जहां पर हम लोगों ने बात की थी कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, ये देखो तो हमारी पहली क्लास के नोट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये लिखवाया था, एक बार देखना, कि जितना ज्यादा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मतलब जितना ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है बॉडी उतनी ही ज्यादा इलास्टिक है। एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल गिवन है, वो मैं यहाँ पर लिखवा देती हूँ। स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर। लिख लो एक बार, स्टील का जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसको ऐसे लिख देते हैं कि जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का है, इट इज ग्रेटर देन कितना, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, ब्रास का है, या फिर वटेवर। इसी रीजन से जितने भी हमारे स्ट्रक्चरल डिजाइन्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर हम लोग कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास का इस्तेमाल ना करके स्टील का इस्तेमाल करते हैं। ये लिख लो। डन, डन। अब एक बार शेयर मॉडुलस पे आओ फिर बच्चों, एक बार जरा सा शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे आओ। शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर आओ। यहाँ पर एक एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है, पूरी मैंने एनसीईआरटी स्कैन कर ली है। एक पॉइंट लिखा हुआ है, फॉर मोस्ट मटेरियल्स, ये लिख लो, फॉर मोस्ट मटेरियल्स। अब इसके बाद चाहे इसके एनसीईआरटी को कभी पलट के मत देखना। फॉर मोस्ट मटेरियल्स शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 1/3 ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऐसे थियोरेटिकल से पॉइंट्स हैं, लिखिए। डन।
डन। अब एक बार बल्क मॉडुलस में आओ बच्चों, ये तो शेयर मॉडुलस में आए हम लोग। अब इसकी एनसीईआरटी को बिल्कुल कभी मत छूना, इस चैप्टर की सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब बल्क मॉडुलस में आओ, एक यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दो, ठीक है, मैं नीचे लिख रही हूँ, यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पर कहीं पे भी जगह हो वहां पर लिख दो। Inverse of bulk modulus of elasticity is known as compressibility. Inverse of bulk modulus of elasticity is known as compressibility. बस ये बच्चों तुम्हारे कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आज सुबह जब मैं ग्रीन टी पी रही थी, जिसकी फोटो मैंने तुम्हें भेजी थी, यही कर रही थी, एनसीईआरटी की सारी चीजें देख रही थी, और जितने भी लगी कि हाँ भाई ये बच्चे नोट्स में ऐड कर लें तो बेटर है, वो सब मैंने करवा दिए। और अगर तुम लोग चाहोगे तो ये चीज हम लोग हर चैप्टर के लिए कर सकते हैं, जब उस चैप्टर के ऊपर एडवांस क्लास होगी, तो वो तुम्हारा मतलब बिल्कुल पूरे तरीके से स्ट्रेस खत्म हो जाएगा कि एनसीईआरटी में कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो हमारी नोट्स में ना हो। डन। हाँ जी, ना ना कोई एनसीईआरटी वगैरह हाँ करवा दूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, करवा दूंगी। एक ऐसी क्लास भी करवा दूंगी जहां पर ये जो हम लोगों ने पूरी मैकेनिक्स कंप्लीट की है ना, यूनिट्स एंड डिमेंशन से लेके रोटेशनल मैकेनिक्स तक एक क्लास में बैठ रहे हैं, सॉरी यूनिट्स एंड डिमेंशन से ग्रेविटेशन तक एक क्लास में बैठ रहे हैं, 1 घंटे की क्लास हो जाएगी वो। और ये जो तुम्हारे 7-8 चैप्टर्स हैं इनकी एनसीईआरटी हाईलाइटिंग हो जाएगी कि जो कुछ भी है ये और वो, ठीक है, ओके। अब खत्म करते हैं चैप्टर, 2 टॉपिक्स बचे हैं, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एक पॉइजन्स रेशियो, एक बेंडिंग ऑफ ब्रिजेस भी करवाऊंगी, लेकिन उसका सिर्फ मतलब एक्सप्लेन करके थोड़ा सा तुम्हें फॉर्मूला बताना है, फिर हमारे चैप्टर खत्म। तो अब बच्चों हम लोग आ रहे हैं हमारी आज की क्लास के ऊपर। एक मिनट, वो यार ये क्या हो रहा है। हाँ जी, अब आ रहे हैं बच्चों हमारी आज की क्लास के ऊपर जो कंडक्ट हो रही है 30 अगस्त को। हमारी क्लास जो कंडक्ट हो रही है 30 अगस्त को, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। लिखना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, पॉइजन्स रेशियो की, और एक बेंडिंग ऑफ ब्रिजेस की। एक फॉर्मूला तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है, बेंडिंग ऑफ ब्रिजेस, तो उसको भी टॉपिक की तरह ले लेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, हाँ जी, अब बताओ किसका बर्थडे था, जल्दी से बताओ, अब बताओ किसका बर्थडे था, अब उसको अच्छे से विश करते हैं। शदन, शदन का बर्थडे है। एक बार शदन ये बताओ कि मैं तुम्हारे नाम को अच्छे से प्रोनाउंस कर रही हूँ। शदान, शादन, नहीं, हाँ तो अच्छे से पहले लिख के बताना एक बार कैसे उसे हैप्पी बर्थडे कैसे विश करूं अगर मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं लेने आ रहा। शादान, सेकंड वन भाई मैं तो भूल गई। शदान, तुम लोग क्या बोल रहे हो भाई, उसको बोलने दो ना, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, एक बार जहां पर आ रहा है ना उसको ए, शदान, ठीक है ठीक है, शदान नाम है उसका। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे शदान।
मैं ये तुम्हारे लिए विश करती हूँ, हाँ शदान है ना, मैं ये तुम्हारे लिए विश करती हूँ कि तुम हमारी क्लास में जो स्पैमर्स बैठे रहते हैं ना, उनकी तरह ना बनो, जो तुम्हें बर्थडे विश कर रहे थे जब मैं एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स नोट करवा रही थी। सदा सुखी रहो, भगवान तुम्हें, मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि चैलेंजेस ना दें, तुम्हें डेफिनेटली चैलेंजेस दें, क्योंकि चैलेंजेस से ही करेक्टर डेवलपमेंट होता है, चैलेंजेस से ही इंसान समझदार होता है, चैलेंजेस से ही चीजें पता लगती है, आप ज्यादा स्मार्ट होते हैं। मैं ये बोलूंगी भगवान चैलेंजेस दे, लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करने की आपको ताकत दें। ठीक है, सदा सुखी रहो और जल्दी से शादी करो ताकि मैं बोलूं सदा सुहागन रहो। करें? हाँ जी, बस हो गया नोट्स वगैरह। अब जिन्होंने मिस किया है वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, तो लास्ट की क्लास के नोट्स के हिसाब से हम कौन से पॉइंट के ऊपर थे? हम थे बच्चों पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। अब पॉइंट नंबर 4 के ऊपर आओ, आ जाओ एक बार जरा सा बच्चों, पॉइंट नंबर 4 के ऊपर आओ, जहां पर हम लोग पॉइजन्स रेशियो के बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये पॉइजन्स रेशियो है, लेकिन पॉइजन बोलेंगे इसको, हम भी तो फिर देसी हैं। पॉइजन्स रेशियो, अब इसका मतलब समझना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, लिखने से पहले। मान लो बच्चों, अगर तुम्हारे पास ना इस तरीके से एक वायर थी, ठीक है, इस तरीके से एक वायर थी। अब तुमने क्या किया, तुमने फोर्सेस वोर्सेस लगा दिए, जिसकी वजह से मतलब स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आ गया, और देखो वायर की जो लेंथ है वो इतनी हो गई, वायर की जो लेंथ है वो इतनी हो गई। तो मैंने क्या किया, स्ट्रेस प्रोड्यूस किया। अब बिकॉज मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एरिया अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो एरिया डिक्रीज होगा, है ना। तो समझो, अब ध्यान दीजिएगा। मान लो अगर पहले इसकी जो विड्थ है या फिर इसका जो डायमीटर है, अगर मान लो वो D1 था, बाद में इसका जो डायमीटर है मान लो वो D2 है। पहले मान लो जो इसकी लेंथ थी वो L1 है, बाद में मान लो इसकी जो लेंथ है वो L2 है। ये तो तुम लोगों को रियलिस्टिक लगा ना कि हाँ भाई सही बात है। ये हम लोगों ने तो डे टू डे लाइफ में भी देखा है कि अगर किसी चीज को मैं स्ट्रेच कर दूं तो उसकी लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन उसका जो डायमीटर है या फिर उसकी जो विड्थ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो हमारा पॉइजन्स रेशियो है, इसी के बीच में रिलेशनशिप है कि पॉइजन्स रेशियो को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से। और पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन मतलब विड्थ के अंदर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसका क्या मतलब है दीदी? मतलब जो विड्थ में स्ट्रेन आया है डिवाइडेड बाय जो लेंथ के अंदर स्ट्रेन आया है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर विड्थ के अंदर तुम्हारे पास कितना स्ट्रेन आ गया, कितना डायमीटर में चेंज आया है डिवाइडेड बाय इनिशियल डायमीटर कितना था। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आ गया कि भैया लेंथ के अंदर कितना चेंज आया है डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ कितनी थी। बस ये, और ये नहीं है। देखो जब मान लो अगर मैं तुम लोगों को स्ट्रेस स्ट्रेन बताऊं तो वहां पर एक्सप्लेन करने को होता है पूरा एक्सप्लेनेशन कि मैंने प्रेशर दिया उसकी वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से स्ट्रेन आया। ये बस सिंपली एक फिजिकल क्वांटिटी, एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है कि हमें लेटरल स्ट्रेन समझ आता है जो विड्थ के अंदर स्ट्रेन आया है, हमें लेंथ के अंदर स्ट्रेन भी समझ आता है जिसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। बस ये जो रेशियो है ना बच्चों, इसी रेशियो को पॉइजन्स रेशियो बोला हुआ है, दैट इज इट। तो तुम लोग देख पा रहे हो इसके ना तो कोई यूनिट्स हैं, तो ये यूनिटलेस है, ना ही इसके कोई डायमेंशंस हैं, तो ये हमारा डायमेंशनलेस भी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, डायमेंशनलेस भी है। तो स्टील के लिए अब मैं एनसीईआरटी को देख रही हूँ, कुछ ऐसा पॉइंट जो लिखा हुआ हो ना वो लिखवा दूंगी तुम्हें। हाँ एक बार लिखना, स्टील के लिए,
स्टील के लिए जो पॉइजन्स रेशियो है वो 0.28 से 0.3 के बीच में लाई करता है. इट इज लेसर देन 0.3 एंड इट इज ग्रेटर देन 0.28. ये समझने वाली बात थोड़ी है, रटने वाली बात है. एनसीईआरटी में लिखी हुई है तो लिखी हुई है. वैसे अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, नॉट स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम बट एल्यूमिनियम एलॉयज, तो इसके लिए जो पॉइजन्स रेशियो है उसकी वैल्यू 0.33 होती है. एल्यूमिनियम, क्या बात है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम. हाँ जी, ये है टॉपिक पॉइजन्स रेशियो का. लिख लो एक बार, लिंक दे दो. तुम्हें तो थोड़ा सा रियलाइजेशन देती हूँ, रुक जा. गया 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 गया. हाँ जी, एक बार जरा सा देखो, लिख लिया. ये तुम्हारा पॉइजन्स रेशियो है. एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, ठीक है. बस इस रेशियो का नाम ही तो पॉइजन्स रेशियो है. ये कोई कंसेप्ट नहीं है. पॉइजन्स रेशियो इज नॉट अ कंसेप्ट, इट इज अ रेशियो. स्पैमर आया, भगा दिया बच्चों, है ना. क्वेश्चन देखना अभी. मान लो ये लिख लिया ना तुम सबने, खत्म ये वाला टॉपिक पॉइजन्स रेशियो का. एक बार देखना, ठीक है. ओके, अब यहां पर आओ. अब एक क्वेश्चन करवाती हूँ. मैंने तुम्हें क्या बोला? मैंने बोला कि भैया क्लास में एक स्पैमर आया था और उस स्पैमर ने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया, ठीक है. तो मैंने उसके बाल खींच लिए, ठीक है. मैंने क्या करा, उसके बाल खींच लिए. तो अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले उसके बालों की जो विड्थ थी वो 0.2 मिलीमीटर्स थी, ठीक है. और उसके बालों की जो लेंथ थी वो 6 सेंटीमीटर थी, ठीक है. फिर उसने क्लास में स्पैम कर दिया, ठीक है. नीट एस्पिरेंट बोल के नीट के लिए पढ़ाई से उससे ज्यादा उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. तो मैंने भैया उसके बाल खींच दिए, ये देख लो. ऐसे बाल खींच दिए कि 6 सेंटीमीटर को, चलो 12 तो नहीं, 6 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर कर दिया. और इसकी जो विड्थ है ना, जो पहले विड्थ 0.2 मिलीमीटर होती थी उसको मैंने 0.15 मिलीमीटर कर दिया. तो अब तुमसे यहां पर ये पूछा हुआ है, व्हाट इज द पॉइजन्स रेशियो फॉर आशीष हेयर हेयर स्ट्रैंड. दिस इज आशीष हेयर स्ट्रैंड. एक ही बाल खींचा, बाल नहीं खींचे, एक बाल खींचा, ठीक है. तो आशीष का ये जो हेयर स्ट्रैंड है इसके लिए पॉइजन्स रेशियो कितना है? तो देखो बच्चों, कोई कंसेप्ट नहीं है. आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है कि नहीं उसके बेसिस पे डिपेंड नहीं करेगा पॉइजन्स रेशियो. एक फॉर्मूला है, ये मेरे पास आ गया कि अब यहाँ पर विड्थ को W से डिनोट किया हुआ है, तो कितना चेंज इन विड्थ बाय कितना इनिशियल विड्थ डिवाइडेड बाय कितनी चेंज इन दी लेंथ बाय इनिशियल लेंथ. तो विड्थ के अंदर चेंज देखो बच्चों, विड्थ के अंदर चेंज देखो, 0.2 मिलीमीटर से तुम 0.15 मिलीमीटर तक चले गए. तो चेंज इन दी विड्थ मेरे पास कितना आया? -0.05 मिलीमीटर, है ना. और वैसे अगर मान लो मैं लेंथ में चेंज की बात करूं तो पहले 6 सेंटीमीटर होती थी, फिर 10 सेंटीमीटर होती थी. ये मेरे पास आ गया 4 सेंटीमीटर. अब इसको सॉल्व कर लो, सिर्फ मैग्नीट्यूड वगैरह रखो. तो चेंज इन दी विड्थ आ गया 0.05 मिलीमीटर का, ठीक है. इनिशियल विड्थ थी 0.2 मिलीमीटर की, 2 मिलीमीटर की, ठीक है. फिर जो चेंज इन लेंथ है वो आया मेरे पास 4 सेंटीमीटर. इनिशियल लेंथ कितनी थी? 6 सेंटीमीटर. तो ये तुम्हारे पास आ गया 5/20 डिवाइडेड बाई 2/3, बोले तो 15/40, बोले तो
3/8। देख लो एक बार जरा सा। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, मैग्नीट्यूड रखना है हमेशा, हमेशा मैग्नीट्यूड रखना है। ये हो गया हमारा टॉपिक पॉइजन्स रेशियो का। बस ये जो रेशियो है, दैट वाज द टॉपिक। अब आ जाओ हमारे पांचवें टॉपिक के ऊपर, विच इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, शुक्र है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अब देखो ये कितनी जेन्युइन सी बात है, एक बार स्क्रीन हटा रही हूँ। बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वो एनर्जी जो एक बॉडी के अंदर स्टोर्ड होती है, जो उसको अपने ओरिजिनल शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन पे लेके जाती है। जैसे कि मान लो ये पेन है, मैंने इसको ऐसे उठाया, अब मैं जब इसको यहाँ से छोड़ दूंगी, खुद नीचे आ रहा है, खुद नीचे आ रहा है ना। तो मैं बोल सकती हूँ इस पेन के अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड है, इसकी पोजीशन की वजह से, है ना। मेरे पास एक स्प्रिंग थी, मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया, उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो वो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई है क्योंकि मैंने स्प्रिंग के कन्फिगरेशन को चेंज किया है। वी हैव ऑलरेडी डन वर्क एनर्जी पावर, इसमें दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। तो जैसे हम लोग स्प्रिंग की स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे थे, है ना, अब यहाँ पर बॉडीज की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, बॉडी को कंप्रेस कर रहे हैं, बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो मैं बोल दूंगी कि अगर मान लो मैं बॉडी के ऊपर अगर मैं बॉडी के ऊपर प्रेशर लगाती हूँ, उसके अंदर स्ट्रेस क्रिएट होता है, फिर उसके अंदर स्ट्रेन आता है, तो उसके अंदर तो वो बेसिकली अपने ओरिजिनल शेप और साइज से अलग हो गई, अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से चेंज हो गई। तो उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर होगी ना, कि अगर तुम स्ट्रेस नहीं अप्लाई कर रहे हो, स्ट्रेन नहीं है, कोई बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल तुम लोग ऐसे मान सकते हो, जैसे कि मान लो यहाँ पर इस तरीके से एक जेली हो। एक बार जरा सा इमेजिन करना, यहाँ पर जेली, अब मान लो यहाँ पर जेली है, अगर फ्रिज में रखी हुई होती जेली तो मैं ले आती। अभी के लिए सिर्फ ऐसे हाइपोथेटिकली देखो, मान लो यहाँ पर एक जेली है, मैंने यहाँ पर ऐसे फोर्स लगाया, अब जेली जो ऐसे रखी हुई थी, अब वो ऐसे हो गई। अब जैसे मैं फोर्स को हटा दूंगी, दोबारा से ऐसे ही वापस आ जाएगी। तो मैं बोल सकती हूँ ना, बॉडी को जब मैं उसकी इनिशियल शेप, साइज या कॉन्फ़िगरेशन से अगर मैं हटाती हूँ, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है। बस दैट इज इट, दैट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। सो व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? जो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, उसको भी तो हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ही बोलते हैं। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, energy stored in a body when we produce stress in it, when we produce stress in it, and its shape, size or configuration changes. Energy stored in a body when we produce stress in it and its shape, size or configuration changes. तो मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको U से डिनोट कर रही हूं, तो ये यहाँ पर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान देना, पीवाईक्यू भी करवा दूंगी, बिल्कुल सीधे पीवाईक्यूज है ये, वो चैप्टर नहीं है जहां पर बहुत ही घातक एप्लीकेशंस आए। व्हाट इज दिस? दिस इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इलास्टिक potential energy stored per unit volume of the body, per unit volume of the body. इसका फॉर्मूला है हाफ
into stress into strain, हाफ into stress into strain। खुद से मैं वो डेरिवेशन करवा देती हूँ जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो, जो नहीं है वो नहीं है। देख लो, लिख लो इसको। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। लिखो इसको। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। क्वेश्चन करवाती हूँ। एक बार पीवाईक्यूज छान लूं, जो पीवाईक्यूज रहते हैं। बेंडिंग ऑफ द ब्रिजेस वाले के ऊपर अभी तक एक भी पीवाईक्यू नहीं आया है, बट फिर भी एनसीईआरटी में गिवन है, तो वो मैं तुम लोगों को करवाऊंगी। तो देखो, आज 3 ऐसे टॉपिक्स रहते थे, तुम्हें बोला भी था आधे घंटे में चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, एक बार पीवाईक्यू स्कैन करती हूँ। शांति से बैठो। हद कहती है, कैसे पीवाईक्यूज है। ये 2015 का एक क्वेश्चन है बल्क मॉड्यूलस कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर, लेकिन वहां पर गॉज प्रेशर का कंसेप्ट लग रहा है जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, तो ये वाला पीवाईक्यू वहां करवाऊंगे, इसलिए ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ा हुआ है। वाओ, यू विल बी सरप्राइज्ड बच्चों, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला है मुझे। आराम से बैठो, बहुत चिल चैप्टर है, मस्ती से बैठो, बढ़िया। कुछ चैप्टर्स ऐसे तो हम भी डिजर्व कर, हाँ रोजी एच, एग्जैक्टली विशाल, वही। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जब गॉज प्रेशर करा दूंगे ना, तब। एक्चुअली पता है बच्चों क्या, मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स ऐसे गंदा चैप्टर नहीं लगता, बट ऐसे कुछ चैप्टर्स नहीं होते कि जैसे कि सेमीकंडक्टर्स बहुत बड़ा चैप्टर है, बट इट मेक सेंस क्योंकि वहां से 3 मतलब 2 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा चैप्टर है, बट इट मेक सेंस क्योंकि वहां से इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में तुम्हें बता रही हूँ, जितना बड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जितना टाइम लगता है करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने में, उतना टाइम लगता है फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ाने में। और क्वेश्चन कितने आते हैं, या एक आएगा या नहीं आएगा, समझ रहे हो? वरना तो ठीक चैप्टर है, ऐसे पढ़ाने में मजा तो आ जाएगा, बट एक भी क्वेश्चन नहीं है 2021 में। आराम से बैठो। हाँ वही, वेस्ट ऑफ टाइम फील होता है, वैसे है तो नहीं, बट हाँ फील होता है कि भैया ये क्या यार, ये चैप्टर 2 हफ्ते ले गया, सॉरी ये चैप्टर ऐसे 8-9 क्लासेस ले गया, इतने तो क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जा रहे हैं यहाँ से। उसके ऊपर एडवांस क्लास भी एक लगाऊंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीक जो हमारी एडवांस क्लास होगी ना, पूरी मैकेनिक्स के ऊपर लगाते हैं, सारे चैप्टर्स जितने भी मैकेनिक्स के हैं। ग्रुप लिंक दे देती हूँ, रुक जाओ एक बार मैं पीवाईक्यूज निकाल लूँ, डेफिनेटली ग्रुप लिंक दे देती हूँ। एंड थैंक यू सो मच ये बात अभी बोलने के लिए, जब आप बोल सकते हैं, बस आप जैसे स्टूडेंट मैं चाहती हूँ सारे बच्चे तुम्हारी तरह बिहेव करें। चलो 2023 में एक क्वेश्चन है, हैरान हो जाओगे। और अब मैं फाइनली बोल सकती हूँ कि अब बच्चों ये सारे पीवाईक्यूज है, हिसाब लगा लो कैसा चैप्टर है। बस 2024 और 25 स्कैन कर रही हूँ, 25 में तो था नहीं।
तुम हार के दिल अपना मेरी प्रीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। मुझे जो भी लगा प्यारा। ये देखो बच्चों, PYQs दिखाती हूँ। रेडी हो PYQs देखने के लिए? एक बार बच्ची को ना व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक दे दो, ज्वाइन कर लेना भाई। जो भी बच्चे अभी तक एक भी ग्रुप में एडेड नहीं हैं, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं तुम्हारे लिए बना रखे हैं, जहां पर कभी कभी फॉरेक्स का गिव अवे हो जाता है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके नोट्स DPP सब पहुंच जाते हैं, जितनी भी क्लास की अपडेट्स है वो पहुंच जाती है। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेना बच्चों प्लीज, मुझसे कनेक्टेड रहोगे, विच इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। ठीक है, ये ग्रुप लिंक है। अब स्क्रीन शेयर कर रही हूं और टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखो स्क्रीन विजिबल। अब टॉपिक से अनरिलेटेड बात नहीं बच्चों, ये देखो स्क्रीन विजिबल। ठीक है। फॉरेक्स का गिव अवे मस्ती वाला था, सच में थोड़ी फॉरेक्स देना था, देने लायक है ही नहीं वो, कोई चाहेगा ही नहीं, कोई अगर कोई ले जाएगा तो उसको छोड़ जाएगा दोबारा से। ये देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे ये PYQ, ये तुम्हारा PYQ 2023 का, और ये तुम्हारा PYQ 2024 का। एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2019 का ये क्वेश्चन देखना कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। तुम्हें बोला हुआ है कि व्हेन अ ब्लॉक ऑफ m मास इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग वायर, m मास को जब मैंने लॉन्ग वायर से सस्पेंड किया तो उसकी लेंथ चेंज हो जाती है। तो पहले जो उसकी लेंथ L थी, देखना पहले जो उसकी लेंथ कैपिटल L थी, फिर बाद में कैपिटल L प्लस स्मॉल l हो जाती है। तो अब तुमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि ये जो वायर है, गौर फरमाइएगा, क्वेश्चन तुमसे ये पूछा हुआ है कि ये जो वायर है इसके अंदर कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। हाँ जी, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी उसकी वैल्यू आ गई हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम। यही आएगा ना, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का ये फॉर्मूला है, लेकिन इन्होंने मुझसे पर यूनिट वॉल्यूम नहीं पूछा, इन्होंने सीधा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछी हुई है। तो वो आ जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब आ जाओ, और ये भी एक्सटेंडेड वायर में पूछी हुई है। तो इसको अब अगर मैं सॉल्व करूं तो स्ट्रेस मेरे पास कितना आ गया वायर के अंदर, तो mg का फोर्स लटका हुआ है, तो mg का फोर्स लगा ए के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आ गई, कितना लेंथ में चेंज आया है डिवाइडेड बाय पहले लेंथ कितनी थी। वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम मेरे पास आ गया पहले कितना एरिया था मल्टीप्लाइड बाय पहले कितनी लेंथ थी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता ना बाद में कितना एरिया है, मुझे ये तो पता है बाद में कितनी लेंथ है, बाद में एरिया नहीं पता, और वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है, तो मैंने इनिशियल केस को लेके वॉल्यूम डिफाइन कर दिया, ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। डिफिकल्ट है क्या? बहुत डिफिकल्ट है? नहीं है ये चैप्टर, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है। अरे भाई क्या हो रहा है, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखना, ये तुम्हारा 2023 का क्वेश्चन है। तुम्हें बोला हुआ है एक वायर है जो सस्पेंड हो रही है एक रिजिड सपोर्ट से, और मैंने उसके नीचे एक W का वेट डाला हुआ है।
W का वेट डाला हुआ है। तो अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो क्वेश्चन ये है उसके अंदर कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ है। भगवान कसम, ये देखो, ये तुम्हारे पास एक वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है, और यहां पर मैंने W वेट लगाया हुआ है, तो स्ट्रेस पूछा हुआ है, तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो W का वेट लगाया हुआ है, तो W का फोर्स लग रहा होगा A के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। बहुत डिफिकल्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ वही, ये क्या था मैं क्या करूं, है ना, मुझे ये बस ये ऐसे रिएक्शंस पसंद है कि एक बार जब टॉपिक्स वॉपिक्स खत्म हो जाए फिर पीवाईक्यू करे ना, तो बच्चे पूछे ये पीवाईक्यू है, ठीक है। ये तो हमारी नोट्स में है, हमने ऐसे घटिया क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस भी नहीं करे हैं क्लास में। ये देखना, अब ये 2024 का क्वेश्चन, तो तुम्हें यहाँ पर ये बोला हुआ है, द मैक्सिमम elongation ऑफ अ स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ इफ द इलास्टिक लिमिट एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज दिस। तो इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस होता है बच्चों, तो स्ट्रेस की तो ये वाली वैल्यू दे दी, और जो हमारे पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी ये वाली वैल्यू दे दी। अब तुमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि 1 मीटर की स्टील वायर के अंदर कितना एलोंगेशन प्रोड्यूस होगा। तो देख लो तुम्हारे पास क्या क्या है, एक तो स्ट्रेस है, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वैल्यू आ गई 8 × 10⁸8 क्लास में कर चुके हैं, क्लास में ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। 1 मिनट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यस, पहली क्लास में ही कर लिया था। बस होगी, तुम्हारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हो गए। अब ये दोबारा से सॉल्व करने का कोई तुक नहीं है, इसको मूव टू ट्रैश कर रही हूँ। डन 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 डन, ठीक है। अब देखो, ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसके ऊपर एक घुमा हुआ क्वेश्चन भी करो। जैसे यहाँ पर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे अपन ने जो क्वेश्चन किया ना, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था। अब इसके ऊपर एक घुमा हुआ क्वेश्चन करवाती हूँ तुम्हें, ठीक है। तो क्वेश्चन अब आपके पास ये है कि तुम्हारे पास थी भैया एक वायर, ठीक है, तुम्हारे पास इस तरीके की एक वायर थी जिसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है, जिसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इसके 2 मीटर स्क्वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर मैंने फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है। what is the what is the potential energy density stored in the wire, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या, कितने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर। सॉल्व करो इसको। अरे भाई
25/4 6.25 आ जाओ देख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। हमेशा डायरेक्ट अप्रोच लो, ठीक है। 9वां चैप्टर है, दिस इज द 9th चैप्टर दैट वी आर कवरिंग, ठीक है। दिस इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, है ना। तो स्ट्रेस तो मैं यहां से निकाल लूंगी, फॉर्मूला तो ये स्ट्रेस तो मेरे पास यहां से आ गया कि भैया जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है वो हुआ है 100 न्यूटन की वजह से। जब 100 न्यूटन का फोर्स लगा 2 मीटर स्क्वायर के एरिया के ऊपर, तो स्ट्रेस तो बढ़िया डेवलप हुआ हो गया 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। तो ये चीज तो आ गई। अब मुझे यहाँ पर निकालना है स्ट्रेन। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, स्ट्रेस है, खत्म करो। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो मेरे पास फिर स्ट्रेन क्या आ गया? स्ट्रेन मुझे निकालना है, स्ट्रेन मेरे पास आ गया स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस 50 का है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 का है, तो ये मेरे पास हो गया 1/4। ये वाली वैल्यू भी आ गई, अब सॉल्व कर दो। सो हाफ इंटू 50 इंटू इंटू 1/4, 50 इंटू 8, 25 इंटू 4, शाबाश, 6.25 जूल पर मीटर क्यूब। अब देखो, पता है एग्जामिनर तुम्हें यहां पर भी फंसा सकता है। ऑप्शन नंबर ए दे देगा 6.25 जूल, वही मैंने तुम्हें बताया हुआ है तुम्हारे साथ क्या होता है एग्जामिनेशन हॉल में। इसलिए थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा है ना, सहज के साथ आंसर देना है। पहला ऑप्शन वो ये देगा, अगर मैं एग्जामिनर होती पक्का देती, दूसरा ऑप्शन ये देती। तो यूनिट्स का ध्यान रखना, अगर एनर्जी है तो जॉउल में आएगा, एनर्जी डेंसिटी है तो जॉउल पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जॉउल पर मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। एक बेंडिंग ऑफ द ब्रिजेस का फॉर्मूला एक बार वो भी लिखवा देती हूँ तुम लोगों को, ठीक है जी। एक बार ये वाला फॉर्मूला भी लिख लूं। ये हमारा हो गया सिक्स्थ टॉपिक के ऊपर एक बार जरा सा आ जाओ। बेंडिंग ऑफ द ब्रिजेस एनसीईआरटी में गिवन है ये वाला फॉर्मूला, कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं, सिर्फ फॉर्मूला गिवन है। बेंडिंग ऑफ द ब्रिजेस, ठीक है। ये कहां से आ रहा है? ये हमारा एनसीईआरटी से आ रहा है। तो पूरा प्रॉपर तुम्हारा जो एनसीईआरटी का डायग्राम है वो बनवाती हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास इस तरीके से एक ब्रिज था, ठीक है। मान लो बच्चों तुम्हारे पास इस तरीके से एक ब्रिज था जिसकी लेंथ की वैल्यू थी एल। पतला सा बना देती हूँ, एक मिनट, ठीक है। ये तुम्हारे पास एक ब्रिज था। ब्रिजेस वगैरह टूट जाते हैं, पुल टूट जाते हैं, तो उसका फॉर्मूला है, ठीक है, कि कितने मतलब क्या हमें नहीं करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि ब्रिज ना टूटे। तो मान लो अगर ये जो ब्रिज है, अगर इसकी लेंथ की वैल्यू एल है और ये जो इसकी विड्थ है ना, या फिर ये जो इसकी विड्थ है मान लो वो वाली वैल्यू डी है। अब बात ये है कि जब इसके ऊपर डब्ल्यू का वेट होगा, कि मान लो अगर ये डब्ल्यू का जो लोड है वो कैरी कर रहा है, डब्ल्यू इज द वेट that the bridge is carrying, that the bridge is carrying, that the bridge is carrying, weight that the bridge is carrying। अब अगर ये W का वेट कैरी करेगा तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर इसने वेट कैरी किया है तो बेंड होगा। ये देखो इस तरीके से ये जो हमारा ब्रिज है वो बेंड हो गया। ये जो हमारा ब्रिज है वो इस तरीके से बेंड हो गया। तो तुम लोग देख पा रहे हो इसके अंदर एक डिप्रेशन आया है, उसको मैंने डेल्टा से डिनोट कर दिया। डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्रिज, डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्रिज, मतलब ये नीचे चला गया ना, उसको डिप्रेशन बोलते हैं। तो यहां पर ना हमारे पास एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला गिवन है कि जो डिप्रेशन प्रोड्यूस होता है एक ब्रिज में,
दैट इज वेट जो वो कैरी कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय लेंथ का क्यूब, जो ब्रिज की जो लेंथ है उसका क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स द ब्रेड्थ ऑफ द ब्रिज multiplied by the width of the bridge का cube multiplied by the Young's modulus of elasticity. B is the breadth of the, मतलब ये ऐसे चौड़ाई, ठीक है, breadth of the bridge. तो अगर बिल्कुल बहुत ऐसे चौड़ा ब्रिज है ब्रेड्थ ज्यादा है, नारो ब्रिज है तो ब्रेड्थ कम है. लिख लो एक बार, फिर एक बार जरा सा इस फॉर्मूला के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करके कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स तक पहुंच जाते हैं. एक बार ये लिख लो. लिखो एक बार इसको. ठीक है, अब सुनना. बी ब्रेड्थ भाई, लिखा तो हुआ है सारी चीज. डी क्या है वो डायग्राम में डिनोटेड है, एल डायग्राम में डिनोटेड है, बी को साइड में लिखाया हुआ है. अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना. अब मान लो कि एक आर्किटेक्ट को ना, एक इंजीनियर को, जो मर्जी बोल लो, उसको एक ब्रिज बनाना है जो ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक जाए. और वो चाहते हैं कि ऐसा ब्रिज ना हो कि भैया एक गाड़ी आई और उसके अंदर डिप्रेशन प्रोड्यूस हो गई, नहीं ना. तो वो चाहते हैं बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाए. तो लेंथ को तो वो चेंज नहीं कर सकता, ये तो गिवन है कि भाई भैया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ब्रिज बनेगा, ठीक है. तो अगर मान लो वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाना चाहता है या फिर वो एक ऐसा ब्रिज बनाना चाहता है जिसके अंदर कम डिप्रेशन प्रोड्यूस हो, तो वो क्या कर सकता है, वो एक ऐसे मटेरियल से ब्रिज बना सकता है जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बड़ा हो, क्योंकि हम चाहते हैं कम डिप्रेशन प्रोड्यूस हो. तो हम एक ऐसे मटेरियल से ब्रिज बनाए जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बड़ा हो, एक ऐसे मटेरियल से बनाए जो ज्यादा इलास्टिक हो, एक ऐसे मटेरियल से बनाए जिसके अंदर स्ट्रेन बहुत कम प्रोड्यूस हो. या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ब्रेड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं. ब्रेड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं मतलब नैरो ब्रिज की जगह बिल्कुल एक चौड़ा ब्रिज बनाए. लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये देखो, ये सिंगल पावर के ऊपर है, ये भी सिंगल पावर के ऊपर है. सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर मैं चाहती हूँ कि कम डिप्रेशन प्रोड्यूस हो ब्रिज के अंदर, कि ये जो हमारे ये जो विड्थ है ना ब्रिज की, ये जो हमारे ब्रिज की विड्थ है जो तुम लोगों को यहाँ पर डायग्राम में मैंने डिनोट किया हुआ है, ठीक है, इस विड्थ को बड़ा कर दो. मतलब अगर मान लो ऐसे गाड़ी चल रही है तो उसके नीचे बस इतना सा ब्रिज की जमीन ना हो, मतलब इतना सा पतला सा ब्रिज ना हो, इतना मोटा ब्रिज हो. तो अगर ऐसे मोटा ब्रिज बनाओगे तो कम डिप्रेशन प्रोड्यूस होगा. एक बार ये चीज लिख लेते हैं. टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज, टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज that shows minimum depression, that shows minimum depression, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यूज अ मटेरियल, यूज अ मटेरियल with high modulus of elasticity, ठीक है. B की वैल्यू हाई होनी चाहिए. B की वैल्यू हाई का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्ट अ कंस्ट्रक्ट अ कंस्ट्रक्ट अ वाइड ब्रिज, कंस्ट्रक्ट अ वाइड ब्रिज की इस तरीके से कि अगर मान लो मैं ऐसे जा रही हूँ, ठीक है, तो ये ना हो बस इतना सा ही ब्रिज हो, बिल्कुल वाइड हो, ठीक है. क्या हो, बिल्कुल वाइड हो, ब्रेड्थ ज्यादा होनी चाहिए. कंस्ट्रक्ट अ वाइड ब्रिज, देन अ नैरो ब्रिज. और तीसरा क्या आ गया, डी की वैल्यू हाई होनी चाहिए. डी क्या है, विड्थ ऑफ द ब्रिज. इसका मतलब क्या, कंस्ट्रक्ट अ थिक ब्रिज, कंस्ट्रक्ट अ
thick bridge. This is the most preferable method. Most preferable method. खत्म. कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हें इसके ऊपर, बस एक फॉर्मूला है जहां से ये कंक्लूजन्स बनते हैं. ये कंक्लूजन्स इंपॉर्टेंट है. मान लो अगर ऐसे गाड़ी चल के जा रही है, ठीक है, दिस इज द ब्रेड्थ ना. गवारों को ब्रेड्थ के बारे में नहीं पता. ब्रेड्थ क्या होता है? 10वीं फेल छोड़ दो, छठी भी फेल हो तुम लोग, जिनको ये नहीं समझ आया था ब्रेड्थ क्या होता है. बेसिक से पढ़ाने का मतलब ये थोड़ी लेंथ ब्रेड्थ क्या होता है वो क्लियर करो. ये देखो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है? दिस इज अ वाइड ब्रिज. दिस इज अ नैरो ब्रिज. एक और डायग्राम साइड में बना देती हूँ जहां पर तुम्हारा कैपिटल डी भी पता लग रहा हो तुम्हें. ये देखना, या तो ब्रिज ऐसे हो सकता है, इसके ऊपर गड्डी चल रही है, या फिर वो ऐसे भी हो सकता है जिसके ऊपर गड्डी चल रही है. दिस इज अ थिक ब्रिज. दिस इज अ थिन ब्रिज. ये बनाने की जरूरत नहीं है जिन बच्चों को ब्रेड्थ और थिकनेस के बारे में पता है. डन. हाँ जी, एक बार जरा सा देखो. डन. ये मोस्ट प्रेफरेबल मेथड क्यों है? क्योंकि ये सिंगल पावर पे है, ये सिंगल पावर पे है. कि जैसे कि मान लो अगर मैंने इसको डबल किया, ये आधा हो गया, ठीक है. मैंने इसको डबल कर दिया तो ये आधा हो गया. लेकिन अगर मैं इसको डेप्थ को अगर मैं डबल करती हूँ, विड्थ को अगर मैं डबल करती हूँ, तो ये 1/8 हो जाएगा. इसीलिए दिस इज द मोस्ट प्रेफरेबल मेथड. डन. हाँ जी, एक बार जरा सा देखिए, आपका चैप्टर खत्म. ठीक है, ये तुम्हारा चैप्टर खत्म. अब कुछ क्वेश्चंस निकाल लेती हूँ, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेते हैं. इतने क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं बच्चों. इतना कुछ ये डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं. फिर भी लेट अस डू सम क्वेश्चंस, क्योंकि अभी 9 ही बजे हैं. इतनी जल्दी जाके तुम लोग क्या ही करोगे. लेट्स डू सम क्वेश्चंस एंड देन ऑफ यू गो. यही डीपीपी तुम्हें मिलेगी, तो इसके जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है क्लास में करवा रही हूँ. अरे यार, कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड वाला क्वेश्चन नहीं देना था, रिप्लेस करवाऊंगी ये.
नॉट लुकिंग एट द कमेंट सेक्शन राइट नाउ इन केस कोई बच्चा मुझसे बात करना चाह रहा हो अभी. इतने कुछ खास है नहीं यार, ये सब तो कर ही लोगे तुम लोग. ऑलमोस्ट हर तरीके के क्वेश्चन कर चुके हैं. हाँ, ये आया ना एक बढ़िया क्वेश्चन, ये करवा के आएगा मजा. बस बच्चों, तुम ऐसा करो, चलते बनो, ठीक है? ऐसा तुम लोग चलते बनो. क्वेश्चंस 2-3 मुझे डीपीपी में रिप्लेस करवाने पड़ेंगे, उसके बाद मैं डीपीपी दे देती हूँ. 2 घंटे तक तुम्हारे पास डीपीपी आ जाएगी. खुद से कर लेना. इतना कुछ ऐसा कोई एक भी तरीके का क्वेश्चन मुझे दिखाने जो हम लोगों ने क्लास में नहीं किया है. मतलब ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें तुम लोगों को दिक्कत हो, तो डू इट ऑन योर ओन. ठीक है? ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है. दैट इज ऑल एवरीवन. थैंक यू सो मच. अभी तुम लोगों को कल का पीडीएफ, आज का पीडीएफ दे देती हूँ. डीपीपी तुम लोगों को 2 घंटे में मिल जाएगी. ठीक है? इतने एक डीपीपी देती हूँ एस्केप वेलोसिटी और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, जो ग्रेविटेशन के चैप्टर की है, वो सॉल्व कर लेना अगर तुम्हें करना हो तो. ठीक है? ओके बच्चा जी, बाय बाय. सी यू ऑन मंडे एट 8 AM विद द न्यू चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स. बाय बाय, गुड बाय.